Hello guys, so this is second part for chapter 4 sensation, attention and perceptual processes. हम इसमें ना फर्स्ट पार्ट में फिल्टर थ्योरीज ऑफ अटेंशन स्टार्ट कर चुके थे. हमने सेलेक्टिव अटेंशन भी कर लिया था. थियरीज ऑफ अटेंशन में फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडबैंड हमने कर लिया था, जिसके अंदर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रॉडबैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेन मल्टीपल स्टिमुलसेस एंटर आवर सेंसरी रिसेप्टर एट सेम टाइम तो दे क्रिएट अ बॉटलनेक सिचुएशन. बॉटलनेक सिचुएशन क्या होती है? ऐसे एक फिल्टर टाइप का क्रिएट हो जाता है और उसमें से कुछ ही स्टिमुलस पास कर पाते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं. द रेस्ट ऑफ द स्टिमुलस गेट्स स्क्रीनड आउट मतलब वो लॉस्ट हो जाते हैं. उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उनको हम अपने कॉन्शियस में एंटर नहीं करने देते. ठीक है, सो इसी थियरी का मॉडिफिकेशन है एक जो ट्रेसमैन ने दिया था और उसकी थ्योरी का नाम है फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी. ठीक है, ये थ्योरी कैसे बनी है? ये थ्योरी जो हमारी फिल्टर थ्योरी है ना ब्रॉडबैंड की, उसको मॉडिफाई करके बनी है. एंड इट सजेस्ट दैट स्टिमुलस नॉट सेलेक्टेड बाय द फिल्टर आर नॉट एंटायरली ब्लॉक बट आर इंस्टेड वीकन और एटीन्यूएटेड. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे हमारे जितने भी स्टिमुलस आ रहे थे ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे स्टिमुलस एक टाइम पे आ रहे थे, तो हमारे वो सारे स्टिमुलस जो सिलेक्ट नहीं हुए दे आर स्क्रीनड आउट. उसको हम हटा देते हैं, कंप्लीटली उसको हटा के छोड़ देते हैं. और एक ही स्टिमुलस सिलेक्ट होता है जो हमारे सेलेक्टिव फिल्टर से हायर प्रोसेसिंग मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी में जाता है, जो बॉटलनेक से पास्ड होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड जो ये रह गए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते अब हमारी मेमोरी में. बट ट्रेसमैन ने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता, इनको हम स्क्रीन आउट नहीं करते, ये बस ना वीक हो जाते हैं जिसके लिए उसने वर्ड यूज किया एटीन्यूएटेड. दे आर एटीन्यूएटेड और वो बाद में अगर हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उस पर अटेंड करते हैं. ठीक है, सो इस थ्योरी का मेन अजम्पशन क्या है? अनलाइक ब्रॉडबैंड मॉडल वेयर अनसेलेक्टेड स्टिमुलसेस आर कंप्लीटली फिल्टर्ड आउट, ट्रेसमैन प्रपोज दैट दीज स्टिमुलसेस आर एटीन्यूएटेड मीनिंग देयर स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड. समझ आया? मतलब वो स्टिमुलसेस कंप्लीटली ब्लॉक आउट नहीं होते, कंप्लीटली फिल्टर आउट नहीं होते, वो बस वीक हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है. दिस एटेन्यूएशन अलाउ सम ऑफ दीज वीकर स्टिमुलसेस टू स्टिल बी प्रोसेस्ड एट हायर कॉग्निशन लेवल. अब सिंस वो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी, वो कम्प्लीटली फिल्टर आउट नहीं हुआ है, कम्प्लीटली ब्लॉक आउट नहीं हुआ है, तो दे स्टिल एग्जिस्ट बट वो थोड़े से वीक हो गए हैं, उनकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है. बट रिड्यूस्ड इंटेंसिटी के साथ भी वो हमारे हायर कॉग्निशन में आते हैं, वहाँ पे कई बार प्रोसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन की हुई है. इवन दो एटीन्यूएटेड सम स्टिमुलसेस कैन स्टिल स्लिप थ्रू द फिल्टर एंड बी प्रोसेस्ड लेटर. फॉर एग्जांपल हियरिंग योर नेम इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट इज ऑफन नोटिस्ड इवन इफ इट इज स्पोकन क्वाइटली बिकॉज इट होल्ड्स पर्सनल रेलेवेंस. मतलब जैसे कि तुम अगर एक बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है वहाँ पे, स्टिल तुम्हें ऐसे फेंट अपना नॉइज आवाज वो सॉरी अपना नाम सुनाई देता है. क्यों सुनाई देता है? क्योंकि वो जो स्टिमुलस है उस नॉइजी एनवायरनमेंट में वो लॉस्ट नहीं हुआ है, वो बस वीक हो गया है. लेकिन जो स्टिमुलसेस हमसे बहुत पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं ना या फिर लिंक्ड होते हैं, उनको हम जल्दी रिसीव कर लेते हैं. तो इवन दो इट इज वीकेंड वो स्टिल हमारे कॉन्शियस मेमोरी में आ जाएगा. ठीक है, इन अ क्राउडेड रूम व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन कॉन्वर्सेशन योर नेम इज मेंशन्ड इन अनदर कॉन्वर्सेशन मे स्टिल कैच योर अटेंशन. वही चीज है, थोड़ा सा चेंज करके बोला है कि अगर एक तुम अपने फ्रेंड से एक रूम में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान उसी कॉन्वर्सेशन पे है, तुम्हारे लिए सिर्फ वही एक स्टिमुलस तुम्हारे फिल्टर से पास कर रहा है. लेकिन स्टिल अगर किसी और कॉन्वर्सेशन में कोई और तुम्हारा नाम ले रहा है, भले तुम्हारा वहां पे ध्यान ना हो, बिल्कुल तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, स्टिल तुम्हें तुम्हारा नाम सुनाई देगा क्योंकि वो वीक जो स्टिमुलस है वो हमसे पर्सनली कनेक्टेड है, तो वो हमारे कॉग्निशन में आ जाएगा. ठीक है, एंड एक और पॉइंट ट्रेसमैन ने क्या बोला था? ही सजेस्टेड दैट अटेंशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव. तो ब्रॉडबैंड के अकॉर्डिंग अटेंशन जो होता है वो बहुत रेजिस्टिव होता है. बहुत सारे स्टिमुलस में से हम एक ही स्टिमुलस पे फोकस करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेसमैन अटेंशन इज फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव. इसीलिए हम चेंज करते रहते हैं, हमारा ब्रेन चेंज करता रहता है कि हम कितने स्टिमुलस को एक बार में प्रोसेस करेंगे. राइट, ये उसका देखो डायग्राम है. डायग्राम में क्या बोला है कि ए और बी दो टाइप के स्टिमुलसेस हमारे आसपास हैं. ठीक है, सेंसरी मेमोरी के पास हैं, दोनों एक साथ आए हैं. एक फिल्टर है, फिल्टर के थ्रू ना ए वाला तो बहुत हाई इंटेंसिटी में पास हुआ है तो उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा. लेकिन बी जो है जिसको हमने अटेंशन नहीं दिया, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो फिल्टर आउट नहीं हुआ है, वो स्क्रीन आउट नहीं हुआ है, वो बस वीक हो गया है एंड स्टिल पासिस थ्रू द फिल्टर, है ना, फिल्टर से अभी भी पास कर रहा है.
इन केस बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इस पे फोकस करेंगे, ये हमारी वर्किंग मेमोरी में जाएगा। तो इट इज़ अ मोर अडेप्टेबल मॉडल कि हमारा अटेंशन जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, हम चीज़ों पे दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। सो ये हमारा ट्रेसमैन मॉडल था। दोनों में बस एक सिंपल सा फ़र्क है कि फिल्टर थ्योरी में जो स्टिमुलसिस पे हम ध्यान नहीं देते वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, ट्रेसमैन थ्योरी में जो स्टिमुलसिस पे हम ध्यान नहीं देते वो वीक हो जाते हैं। इन केस अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पर ध्यान दे देते हैं। एंड अगर क्वेश्चन आता है इस पर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थ्योरीज, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एक्सप्लेन वन ऑफ देम, तो तुम ये ध्यान रखना कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ करके आना। फ्लो चार्ट आंसर एनरिचमेंट का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड मॉडल। थर्ड मॉडल ये भी सिलेक्टिव अटेंशन का ही है, इसको हम बोलते हैं मल्टी मोड थियरी, और ये जॉनस्टन एंड हाइंस ने दी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट सिलेक्ट स्टिमुलसेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलसेस बेस्ड ऑन वेराइटी लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। बेसिकली इनके कहने का ये मतलब था कि जब भी हम किसी चीज को अटेंड करते हैं, है ना, तो हम स्टिमुलस को सेलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन हम डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, और इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड स्टेज इज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड स्टेज इज कॉन्शियस अवेयरनेस। तो जो पहला स्टेज होता है ना, वो इनिशियल स्टेज होता है, वो शुरू का स्टेज होता है। तो उसमें हम उस स्टिमुलस के सारे सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं। सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स को समझ में आती है चीजें। आईज को क्या समझ आएगा, वो कैसा दिख रहा है, ईयर्स को क्या समझ आएगा, वो कैसा आवाज उसकी कैसी है, साउंड उसमें कैसा है, स्किन को समझ आएगा कि वो फील करने में कैसा है। सो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड चीजें, कैरेक्टरिस्टिक हम उसमें सबसे पहले नोटिस करते हैं। अगर तुम्हारी आईज फोकस कर रही है तो विजुअल इमेज पे फोकस करेगी, ईयर्स अगर फोकस कर रही है तो वो ऑडिटरी पे फोकस करेगी। तो द फर्स्ट इनिशियल स्टेज इज when the sensory characteristics are processed। ठीक है, और इसी को हम अर्ली सिलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर रहे ना, इसमें तो बस हमारे सामने वो चीज़ है और हम उसको अपने सेंस ऑर्गन से रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए लेस मेंटल एफर्ट चाहिए। 3 पॉइंट्स मिल गए इसमें तुम्हें। फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेज में सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होता है। एट दिस स्टेज सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलसेस आर प्रोसेस्ड, एंड दिस इज द अर्ली सिलेक्शन स्टेज एंड इट रिक्वायर्स लेस मेंटल एफर्ट। 3 पॉइंट्स हो गए। सेकेंड स्टेज क्या आता है, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। सिमेंटिक वर्ड तुम्हें जहां भी सुनाई दे, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेज में ना, अब पहले स्टेज में तो हमने देख लिया कि ये चीज दिखती कैसी है, सुनाई कैसी देती है, मतलब जो भी सेंसरी मोडालिटी से वो रिसीव हुई है उससे हमने उसको प्रोसेस कर लिया। अब सेकंड स्टेज में हम उसका मीनिंग ढूंढेंगे। ठीक है, तो द मीनिंग और सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ द स्टिमुलस आर प्रोसेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं कहीं घूम रही हूँ और मुझे एक सामने अजीब सा एनिमल दिखाई दिया। ठीक है, मैंने पहले कभी नहीं देखा उस एनिमल को, तो सबसे पहले मेरे सेंसेस ने उसको रिसीव किया ना, मेरी आंखों ने उसको देखा, मेरे कानों ने उसकी आवाज़ सुनी, अगर उसने कुछ बोला तो, अगर मे बी मेरे पास है और वो नॉन थ्रेटनिंग है तो मैं उसको टच भी कर लूँ, तो मेरे स्किन ने उसको फील भी किया। तो द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड्स टेकिंग इन ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, मुझे क्यूरियोसिटी होगी कि ये एनिमल कौन सा है, तो मे बी मैं गूगल लेंस से उसकी पिक्चर लूंगी और उसको क्या करूंगी, देखूंगी सर्च करके कि ये कौन सा एनिमल है। सो दैट इज द सेकंड स्टेज, सिमेंटिक स्टेज। दैट इज द सेकंड स्टेज, सिमेंटिक स्टेज, जहाँ पे हम उसका मीनिंग देखते हैं, क्योंकि मैंने उसको सर्च करके देखा कि वो एनिमल कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो कैसा मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाइल्ड एनिमल है, क्या खाता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, तो मैं उसका मीनिंग निकाल रही हूँ ना, मैं उसके बारे में सर्च कर रही हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रही हूँ। तो दैट इज सिमेंटिक प्रोसेसिंग। ठीक है, और सिलेक्शन कैन अकर बेस्ड ऑन सिमेंटिक कॉन्टेक्ट। इसको हम लेटर, मतलब पहला वाला जो था अर्ली सिलेक्शन था, दूसरा वाला जो है वो लेट सिलेक्शन है, इसमें ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है। तो सेकंड स्टेज के भी तुम्हें 3 पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द मीनिंग और सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलस आर प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज लेट सिलेक्शन, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आते हैं। तो फाइनल स्टेज में दोनों जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन तुमने गेन की है और सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन गेन की है, वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में जाता है, उसको हम ऐड करते हैं और उस सिचुएशन का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि वो एनिमल है बहुत स्लिपरी सा है, जब मैंने उसको टच किया तो बहुत स्लिपरी था, बहुत सॉफ्ट था, और उसकी स्किन रफ सी थी, और वो आवाज़ जो निकाल रहा था वो बहुत लो वॉइस की, लो लो साउंड थी, और वो छोटा सा साइज का एनिमल था। तो ये सारे मेरे सेंसेस ने मुझे बताया। फिर मैंने गूगल किया, तो मैंने गूगल करके देखा कि ये जो एनिमल है ना, ये वाइल्ड एरियाज में मिलता है और ये उतना ज़्यादा थ्रेट पोजेस नहीं करता, और इसका नाम सो एंड सो था। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने माइंड में स्टोर करके रख लूंगी कि दिस एनिमल
फील्स लाइक दिस, लुक्स लाइक दिस, साउंड लाइक दिस, और ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करता है। तो वो मेरे कॉन्शियस अवेयरनेस में चली गई है, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ मल्टीमोड थ्योरी। ठीक है, तो किसी भी चीज को हम अटेंशन कैसे प्रोवाइड कर, कैसे शो करते हैं, कैसे अटेंशन देते हैं किसी चीज को, अकॉर्डिंग टू मल्टीमोड थ्योरी हम 3 स्टेजेस में देते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड स्टेज इज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड स्टेज इज कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को यहाँ पे एफर्ट्स के फॉर्म में समझाया गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना अमाउंट ऑफ मेंटल एफर्ट जो लगता है हर स्टेज पे वो डिफरेंट होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज जो है हमारा वो अर्ली सिलेक्शन वाला स्टेज है, तो उसके अंदर लेस कॉग्निशन एफर्ट लगता है, तुम्हें उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी आंखें देख रही है, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारी स्किन टच कर रही है, तुम बस उसको रिसीव कर रहे हो, है ना। लेकिन जो दूसरा स्टेज है लेट सिलेक्शन वाला, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, दोनों चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। सो द लेटर स्टेज रिक्वायर्स मोर एफर्ट एंड द अर्ली स्टेज रिक्वायर्स लेस एफर्ट। इतना समझ आ गया होगा। ये डेफिनेशन है इसकी। द मल्टीमोड थ्योरी हाईलाइट्स द एबिलिटी ऑफ अटेंशन, अलाउइंग इट टू फंक्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिमांड ऑफ द टास्क। ठीक है, सो ये हमारे 3 थ्योरीज थे किसके, सेलेक्टिव अटेंशन के। ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब किसकी थ्योरीज थे, सिर्फ सेलेक्टिव अटेंशन में ही आता है। और सेलेक्टिव अटेंशन हमारा पहला फॉर्म ऑफ अटेंशन था। इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्म ऑफ अटेंशन क्या है, सस्टेन्ड अटेंशन। तो सेलेक्टिव अटेंशन का प्राइमरी टास्क ये था कि वी सेलेक्ट वन स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है ना, वाइल सेलेक्टिव अटेंशन इज मेनली कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस। लेकिन सस्टेन्ड अटेंशन में क्या होता है, सस्टेन्ड अटेंशन इज कंसर्न विद कॉन्सेंट्रेशन, कि चलो तुम्हारे पास 50 स्टिमुलसेस थे, ठीक है, और सॉरी 50 स्टिमुलसेस थे, उनमें से तुमने 2 सेलेक्ट कर लिए, तो ये तो सेलेक्टिव अटेंशन का काम था। अब तुम इन 2 पे फोकस करोगे, इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो वो क्या हो गया, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन। तो सस्टेन्ड अटेंशन की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में आ गया, इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विजिलेंस। तो सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब क्या है कि जब तुमने कोई स्टिमुलस सेलेक्ट कर लिया है तो यू आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, उसको हम सस्टेन्ड अटेंशन बोलते हैं, कि तुम अपना अटेंशन सस्टेन करके रख रहे हो, एक जगह पे जमा के रख रहे हो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विजिलेंस। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी जगहों पे होता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन वाला टास्क करना होता है, जैसे फोकसिंग ऑन रेडार्स, एयर सिग्नल्स, तो उस जगह पे सस्टेन्ड अटेंशन का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, रडार रीडर्स प्रोवाइड अस विद गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमेना। अब होगा क्या, सपोज कोई ये एयरप्लेन के कंट्रोल रूम्स होते हैं ना, जहाँ पे वो मॉनिटर करते हैं कि उनके एयर रेंज में कौन कौन सा प्लेन उड़ रहा है, कौन सा प्लेन कहाँ से जा रहा है। अब अगर वो कॉन्स्टेंटली उस पर फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्लेन कहाँ से आ रहा है, कौन सा प्लेन कहाँ से आ रहा है। अगर वेदर खराब है, अगर विजिबिलिटी हाई नहीं है, तो चांसेस ऑफ प्लेन क्रैश आर हाई, है ना। ऐसे ही ट्रैफिक मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स होते हैं या डिफेंस होता है, तो उनको ना फोकस करना पड़ता है, बिकॉज अगर उनका फोकस जरा भी हटेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स। अब सस्टेन्ड अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सेलेक्टिव में तो हमने 2 पढ़े थे, एक्सटर्नल इंटरनल। सस्टेन्ड में हमारे 4 है। फर्स्ट इज तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस में क्या आता है कि जो भी तुम्हारा स्टिमुलाई है जिसको तुम रिसीव कर रहे हो, वो कितना ज़्यादा क्लियर है, कितना ज़्यादा इंटेंस है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है। जितना ज़्यादा हाई ब्राइटनेस होगी उसकी, जितना शेप बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, नोटिसेबल होगा, उतना ज़्यादा तुम ईजिली उस पर अटेंशन अपना फोकस करके रख पाओगे। अब देखो, तुम एक मूवी देख रहे हो और मूवी जो है वो एक बहुत बड़े डिस्प्ले स्क्रीन पे चल रही है। ऑन द अदर हैंड तुम मूवी देख रहे हो जो एक छोटे से फोन स्क्रीन पे चल रही है। तुम्हारा अटेंशन किस पे ज्यादा टाइम तक टिकेगा, बड़े डिस्प्ले स्क्रीन पे, क्योंकि वो बड़ी है, उसका वॉइस क्वालिटी बेटर होगा, उसका विजुअल क्वालिटी उसकी बेटर होगी। ऑन द अदर हैंड फोन पे तुम्हें ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्क्रीन छोटी है, काफी सारी डिटेल्स नहीं दिख रही होंगी, उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं होगी। तो जितना इंटेंस लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलस है, जितना शार्प स्टिमुलस है, उतना ज्यादा बेसिकली जितनी उसकी क्लैरिटी हाई है उतना ज्यादा ईजी होता है अटेंशन को सस्टेन करके रखना। एंड सेकेंड पॉइंट इज सुपीरियर परफॉर्मेंस, जो होती है वो ज्यादा सुपीरियर होती है जब स्टिमुलस जो होते हैं वो ऑडिटरी होते हैं कंपेयर टू व्हेन स्टिमुलसेस आर विजुअल। वन सेकेंड।
यस, सो जब हमारे जो स्टिमुलसेस हैं, अगर वो ऑडिटरी स्टिमुलस हैं तो उन पे हमारा अटेंशन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन होके रहता है कंपेयर टू व्हेन दे आर विजुअल। इसीलिए कहते हैं अगर तुम जैसे कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हो या फिर लैंग्वेज सीख रहे हो तो ट्राई नॉट टू यूज़ विजुअल मास मीडिया, क्योंकि विजुअल मास मीडिया में क्या होता है ना, हम चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम्हें बैकग्राउंड दिखेगा, तुम्हें जेस्चर्स एंड पोस्चर्स दिखेंगे, तुम्हें प्रॉप्स दिखेंगे, तो हमारा जो मेंटल एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है विजुअल और ऑडिटरी दोनों में। तो जब सिर्फ ऑडिटरी होगा तो हमारा अटेंशन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन हो पाता है। सो फर्स्ट इज सेंसरी, इसको हम सेंसरी मोडालिटी बोलते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सेंस मोडालिटी क्या है। सेंस मोडालिटी मतलब कौन सा सेंस ऑर्गन उसको रिसीव कर रहा है। तो इफ आइज के कंपैरिजन में ईयर्स ज़्यादा अच्छे से सस्टेन करके रख सकती है अटेंशन। सेकेंड इज क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, जो हमने कर ही लिया कि जितना इंटेंस स्टिमुलस होगा उतना ही ज़्यादा अटेंशन उस पर रहेगा, ये इसी का पार्ट है। नेक्स्ट वी हैव टेम्पोरल अनसर्टेनिटी, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड इज टेम्पोरल अनसर्टेनिटी। जब स्टिमुलस जो है ना वो रेगुलर इंटरवल पे अपीयर करते हैं तो दे आर अटेंडेड बेटर कंपेयर टू व्हेन दे अपीयर एट इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर इंटरवल मतलब अलग अलग टाइम पे, रेगुलर इंटरवल मतलब फिक्स टाइम पे कि तुम्हें 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, हर बार मिल रहा है तो 4 घंटे बाद ही वो चीज़ मिल रही है, या हर बार मिल रहा है तो 2 घंटे बाद ही वो चीज़ मिल रही है। तो उन स्टिमुलसिस पे अटेंशन देना ईजी हो जाता है। जैसे क्लास में तुम्हारे पीरियड्स लगते हैं ना, 1-1 घंटे के पीरियड लगते हैं, तो वो रेगुलर इंटरवल पे लगते हैं। इरेगुलर इंटरवल पे लगेंगे तो उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, टेम्पोरल में आ गया कि टाइम कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। एंड स्पेशियल में कि स्टिमुलस जो फिक्स्ड प्लेस पे अपेयर करते हैं उनको हम जल्दी अटेंड करते हैं, उन पे अटेंशन हमारा सस्टेन करना ईजी हो जाता है कंपेयर टू स्टिमुलसिस जो रैंडम लोकेशंस पे आते रहते हैं। ठीक है, अब ये तो 4 फैक्टर्स हो गए जो हमारे सस्टेन्ड अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट, ऑडिटरी स्टिमुलसिस बेटर होते हैं कंपेयर टू विजुअल। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस हाई होगी तो उतना ज़्यादा टाइम तक अटेंशन सस्टेन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा टेम्पोरल अनसर्टेनिटी होगी, टेम्पोरल अनसर्टेनिटी मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे जितने ज़्यादा स्टिमुलसिस आएंगे उतनी ज़्यादा हाई सस्टेन्ड अटेंशन होगा। इरेगुलर वाले पे कम होता है, स्पेशल मतलब फिक्स्ड प्लेस वालों पे ज़्यादा होता है। नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ अटेंशन विच इज़ डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है, जब हम सेवरल चीज़ों पे सेम टाइम पे अटेंशन को फोकस करते हैं। मतलब तुम दो से ज़्यादा चीज़ों पे एक ही टाइम पे ध्यान लगा रहे हो तो दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन। अब हम क्या करते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते साथ में जो भी गाड़ी में बैठा है, फ्रेंड बैठा है, मम्मी बैठी है, जो भी बैठा है उससे बात भी कर रहे हैं, तो डिवाइडेड अटेंशन हो गया ना। तुम्हारा फोकस किस किस चीज़ पे है, बातों पे भी है और गाड़ी चलाने पे भी है। दूसरा क्या करते हो, तुम नोट्स बनाते हो और साथ के साथ गाने सुनते हो, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, गाने सुनने पे भी है और नोट्स बनाने पे भी है। तो जब हम काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करते हैं, या कुकिंग और लिसनिंग टू म्यूजिक, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ें साथ में करते हैं तो दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन। लेकिन डिवाइडेड अटेंशन के लिए तुम्हें चाहिए कि वो ऐसे टास्क हो जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करें। ठीक है, अगर तुम्हें हाई मेंटल एफर्ट्स वाले टास्क करने हुए तो तुम उतना अच्छे तरह से डिवाइडेड अटेंशन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम गाड़ी भी चलाओ और साथ के साथ में एक मैथ्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करो, तुम कर पाओगे? अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने में भी तुम्हें मेंटल एफर्ट लगेगा और गाड़ी चलाने में भी मेंटल एफर्ट लगेगा। बिजी रोड है अगर, तो ऑब्वियसली अगर खाली रोड है तो चला ही लोगे, बट बिजी रोड है अगर तो लो मेंटल एफर्ट वाले टास्क जो होते हैं ना वही हम डिवाइडेड अटेंशन में कर पाते हैं। तो इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिवाइडेड अटेंशन के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये विदाउट इंटेंशन होता है, मतलब तुम बिना सोचे समझे वो काम करे जा रहे हो। अब जब तुम नोट्स कॉपी करते हो तो तुम क्या करते हो, देखते हो, लिखते हो, कॉपी कर रहे हो बस, तो उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और गाने सुन रहे हो तो गाने बस चल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो इसमें कोई इंटेंशन, कोई एग्जीक्यूशन नहीं लगा ना, वो काम बस हो रहा है, तो उसमें कोई एफर्ट ही नहीं लगा। ठीक है, ये अनकॉन्शियसली होता है, ऑब्वियसली तुम्हें उसमें कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, एंड इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल थॉट प्रोसेस, उसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइडेड अटेंशन के। सिंपल सा है कि डिवाइडेड अटेंशन इज बेसिकली व्हेन वी अटेंड टू several things at one given period of time या same time. For example, driving and talking to your friends, cooking and listening to music, writing notes and listening to music, cycling and listening to music. ठीक है, नाउ इसमें ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है ना। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मतलब इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इट अकर्स विदाउट अटेंशन, इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली एंड इट इन्वॉल्व्स लेस मेंटल एफर्ट्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिवाइडेड अटेंशन, 3 मार्क्स में आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। डिवाइडेड अटेंशन की डेफिनेशन लिख के आओ, उसका एग्जाम्पल लिख के आओ और ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग वाला पॉइंट लिख के आओ, बस।
ये है अभी तक हमने क्या क्या किया है उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट। अभी तक हमने पढ़ लिया कि सेंस मोडालिटीज क्या होती हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इसके थ्रू हम कितने टाइप के स्टिमुलस को रजिस्टर कर सकते हैं, हम 10 डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलस को रजिस्टर कर सकते हैं। स्टिमुलस क्या होते हैं, फिर हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में वर्क करते हैं, और इनकी 2 लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और डिफरेंशियल लिमिट। देन हमने पढ़ा था अटेंशन क्या होता है, अटेंशन इज चूजिंग वन स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस, उसकी डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, मतलब अटेंशन एक तो तुम्हारा कंसंट्रेशन चाहिए अटेंशन में, फोकस चाहिए अटेंशन में, और सर्च चाहिए अटेंशन में। साथ ही के साथ अटेंशन में एक और चीज़ थी, फोकस एंड फ्रिंज। इफ़ यू रिमेंबर, तो अटेंशन का एक फोकस होता है एंड फोकस के साथ साथ उसका एक फ्रिंज होता है, मतलब एक सेंटर होता है और एक पेरीफेरी होता है, ठीक है। फिर अटेंशन के टाइप, सेलेक्टिव, सस्टेन्ड और डिवाइडेड, और इसमें हमने सब में ना फैक्टर्स पढ़े हैं कि इन अटेंशन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, और सेलेक्टिव अटेंशन की हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। फिर इसके भी फैक्टर्स पढ़े थे और थ्योरी पढ़ी थी, और डिवाइडेड के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो अभी तक हम इतना कुछ कर चुके हैं। नाउ हमारा एक छोटा सा तुम्हारी एनसीईआरटी में बॉक्स है जो एडीएचडी के बारे में है। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन ये बिहेवियरल के कैटेगरी में आता है। बिहेवियर की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि दिस डिसऑर्डर इज विजिबल इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे एक्ट करता है, क्या एक्शंस करता है, उसमें दिखता है ये, ठीक है। और ये होता किसमें, जनरली बच्चों में होता है, बच्चे भी जो प्राइमरी स्कूल के एज के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा होता है ये, ठीक है, क्लास 5-6 तक। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, मतलब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि किसी को ये डिसऑर्डर है या नहीं है। तो इसके अंदर साइंस में पहला आता है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब बिना सोचे समझे काम करते हैं वो, तुम उसको कुछ भी समझाओगे उनको समझ नहीं आएगा, वो बस कर देंगे, और बाद में उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस कर दिया, ठीक है। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी मतलब, मोटर का क्या मतलब होता है, तुमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, मूवमेंट है ना, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, रनिंग, जंपिंग। तो ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव इन द सेंस ज़रूरत से ज़्यादा। वो बैठ ही नहीं सकते शांति से, ऑलवेज ऑन द गो, फिजिटिंग करेंगे, मूव करेंगे, जंप करेंगे, इधर से उधर कूदते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी इनके अंदर होती है। एंड वेन आई से ज़्यादा, तो चिल्ड्रन यूजुअली मूव अराउंड अलॉट, है ना, नॉर्मल बच्चे भी, लेकिन सिंस इनको डिसऑर्डर है तो वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू अटेंड टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। एंड दीज अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट तो ये बिहेवियरल डिसऑर्डर है, सेकेंड हमारा कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों में ज़्यादा मिलता है, थर्ड पॉइंट की इसके अंदर साइंस क्या होता है, इम्पल्सिविटी, एक्सेसिव मोटर एबिलिटी एक्टिविटी एंड इनएबिलिटी टू अटेंड, मतलब फोकस ना कर पाना। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है कि डिसऑर्डर जो होता है ये वाला, ये बॉयज के अंदर ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में फिर भी कम होता है, बॉयज के अंदर ये डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा मिलता है। मतलब एडीएचडी के अगर तुम सिम्टम्स देखोगे ना, तो 80 to 70% स्टूडेंट्स में यही वाला बॉयज में मिलेगा ये डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और साइंस एंड सिम्टम्स हैं छोटे छोटे, कि डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन। अब समझ आया कि हम ये इस वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर, क्योंकि अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, बच्चों को एक जगह पे फोकस करने में दिक्कत होती है, अटेंशन करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम ये अटेंशन वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो इसका एक सिम्टम क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन इज द सेंट्रल फीचर। एंड ऑब्वियसली अगर वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी, जैसे पढ़ते टाइम या कुछ भी करते टाइम वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो द चिल्ड्रेन आर हाईली डिस्ट्रैक्टेबल, दे डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शन। कुछ भी तुम उसको बोल के बैठा के बोल रहे हो, ओरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो दे वोंट बी एबल टू फॉलो दैट, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं लग रहा है। दे हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, ऑब्वियसली क्योंकि हाईली डिस्ट्रैक्टेबल है तो वो चीज़ें सुनेंगे नहीं तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उनको याद ही नहीं रहेगा कि उनको क्या बोला गया था, है ना। तो वो कुछ भी करेंगे, और कुछ भी करेंगे तो शरारतें ऑब्वियसली करेंगे, तो पेरेंट्स जो है उनसे गुस्सा करेंगे, तो दे यूजुअली डोंट गेट अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। नेगेटिवली व्यूड बाय द पीयर्स। नेगेटिवली क्यों, क्योंकि अब इमेजिन करो एक छोटा बच्चा है, उसको ये डिसऑर्डर है, अब वो क्लास में बार बार मूव करता रहता है, टीचर पढ़ा रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिजिटिंग कर रहा है, इरेजर के साथ खेल रहा है, बुक्स के साथ खेल रहा है,
टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कि ब्रिंग दिस बुक टुमारो, उसने सुना नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, वो भूल गया, अगले दिन वो बुक नहीं लेके आया, अपनी पेंसिल खो दी, इरेजर खो दी, पेरेंट्स उसको बार बार डांट रहे हैं, तो उसको बार बार जो ये डांट पड़ती है, बार बार पॉइंट आउट किया जाता है, बार बार नच किया जाता है, तो बच्चों, उसके साथ के आसपास के बच्चों को क्या लगेगा, उसके क्लासमेट्स को क्या लगेगा कि बहुत नेगेटिव बच्चा है, इनडिसिप्लिन बच्चा है, हमेशा टीचर से डांट सुनता रहता है, तो इसीलिए दे आर व्यूड नेगेटिवली बाय देयर पीयर्स, और ऑब्वियसली दे डू पुअर इन स्कूल, इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है, सुन ही नहीं रहे हैं, तो स्कूल में भी कैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, सुन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। रीडिंग एंड लर्निंग बेसिक सब्जेक्ट में भी उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनकी इंटेलिजेंस में कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई डेफिसिट नहीं होता, उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है, जस्ट कि वो फोकस नहीं कर पाते, अगर वो फोकस करेंगे तो उनको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ADHD। अब इसके आगे जो है ना, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, तुम्हें इतना समझ लेना कि इस डिसऑर्डर का कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है, मतलब ऐसे कोई एविडेंसेस या रिसर्च में कुछ प्रूफ नहीं मिला है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, बट ये जरूर मिला था कि डाइटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोई फूड कलरिंग वाला फूड कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि होम एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में कोई हिस्ट्री है या नहीं है। एंड ट्रीटमेंट प्लान में हमारे पास 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, थेरेपी एंड मेडिसिन। मेडिसिन हम इसलिए उतना यूज नहीं करते बिकॉज दीज आर यंग चिल्ड्रन, तो उनके ऊपर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, मेडिसिन एम टू रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी, तो वो हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने की बजाय कुछ ज्यादा ही उनको, बच्चे को इनएक्टिव बना देते हैं, बहुत ज्यादा अनरिस्पॉन्सिव बना देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। तो इसके लिए हम बिहेवियरल थेरेपी यूज कर सकते हैं या फिर बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, स्ट्रक्चरल लर्निंग देंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। टिल देन इतना बेसिक याद कर लो, डिसऑर्डर है क्या, किस में होता है, साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, मेजर क्लिनिकल फीचर्स क्या है, और रीजन क्या है, फूड कलरिंग वगैरह वाले फूड कंज्यूम करने से होता है, एंड मेडिसिन एंड बिहेवियर थेरेपी आर 2 कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट देयर इज अनदर बॉक्स 4.2, इसके अंदर है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन तुमने बहुत सुना होगा, बहुत मीम्स भी बनती है, क्या है वो स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अ गोल्ड फिश, है ना। तो स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या है कि वैसे देखो, हमारा जो अटेंशन होता है ना, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तुम एक बार में कितनी चीजों पे फोकस कर सकते हो वो बहुत कम है, लिमिटेड है बहुत ज्यादा, और उसके लिए एक नंबर भी दिया हुआ है कि मैक्सिमम एक बार में हम कितनी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। बट उससे पहले स्पैन ऑफ अटेंशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वन कैन अटेंड टू एट अ ब्रीफ एक्सपोजर, मतलब एक टाइम पे, एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम जितनी चीजों को, जितने ऑब्जेक्ट्स को अटेंड कर सकते हो, जितने ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से सुन सकते हो या फिर ध्यान दे सकते हो, उस पर प्रोसेस कर सकते हो, उसी को हम स्पैन ऑफ अटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब स्पैन ऑफ अटेंशन का वो क्या है, स्पैन ऑफ अटेंशन कितना होता है, नंबर वो है 7 ± 2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैजिक नंबर, ये रहा, लिमिट इज 7 ± 2। तो 7 ± 2 क्यों, और इसका मतलब क्या है कि एक बार में ना हम या तो 7 + 2 चीजों पे फोकस कर सकते हैं या 7 - 2। लोअर कैपेसिटी होगी तो 7 - 2 विच इज 5, और अपर कैपेसिटी होगी तो 7 + 2 विच इज 9। तो हम एक बार में 5 to 9 ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 to 9 ऑब्जेक्ट्स। और इस नंबर को दिया किसने था, मिलर ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज मिलर्स मैजिक नंबर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मिलर्स मैजिक नंबर इज द स्पैन ऑफ अटेंशन थ्रेशोल्ड, कि इतना तुम एक बार में फोकस कर सकते हो। और जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना, ये 10 क्या है, 10 इज द नंबर ऑफ स्टिमुलसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस जो हमारे सेंस ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं। तो ये दोनों, और ये अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। टोटल कितने टाइप के स्टिमुलस तुम रिसीव कर सकते हो, दैट इज 10। एंड मिलर्स मैजिक नंबर इज कि एक मोमेंट पे तुम कितने इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो, दैट इज 7 ± 2। अब इस पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, जो हमारे कार के नंबर प्लेट्स होते हैं, है ना, वो कितने डिजिट के होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं उसमें, और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। क्यों होता है ऐसा, सो दैट वो हमारे अटेंशन स्पैन के थ्रेशोल्ड को मैच कर सके। अब अगर बहुत बड़े नंबर प्लेट्स होंगे तो क्या होगा, इंस्टेंटली जब कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट होता है, रोड रेज का केस होता है, हिट एंड रन होता है, तो तुम उस टाइम पे हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होते हैं ना उस पर ध्यान देने के लिए। तो अगर वो बहुत लंबा होगा तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है, हम उसको याद ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर वो 4 to 6 नंबर्स का होगा तो हम उसको ईजिली याद कर पाएंगे, ईजिली अपने मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे, दैट्स वाई वो छोटे होते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ जाता है। अब हमारा
जो चैप्टर है उसका लास्ट पार्ट आ चुका है, परसेप्चुअल प्रोसेसेस। अभी तक हमने सेंसेशन पढ़ लिया, अटेंशन पढ़ लिया, उनकी थियरीज, उनके अप्रोचेस सब कुछ पढ़ लिए, फैक्टर्स पढ़ लिए। नाउ कम्स परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्शन क्या होता है? तो सेंसेशन क्या था? जब हम स्टिमुलस को रिसीव करते थे। अटेंशन क्या था? जब हम उस पर फोकस करते थे। एंड परसेप्शन क्या है? जब हम उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो परसेप्शन की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन, चलो पहले परसेप्शन की डेफिनेशन ये रही, द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट एंड गिव मीनिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड परसेप्शन। मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ने हमें इन्फॉर्मेशन लाकर दी है उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, दैट इज परसेप्शन। अब इमेजिन मेरे घर की डोरबेल बजी है ना, तो डोरबेल सुनी किसने? मेरे ईयर्स ने सुनी, तो मेरे सेंस ऑर्गन्स ने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं जाऊंगी, मैं गेट खोलूंगी, तो मेरे आईज ने देखा सामने कौन खड़ा है, तो मेरे दूसरे सेंस ऑर्गन ने भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं देख के उसको पहचानूंगी कि अच्छा ये जो फेस है ना, ये तो लग रहा है मेरे फ्रेंड का, तो मतलब मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आया है ना। तो दैट इज परसेप्शन, कि तुमने पहले उसको रिकॉग्नाइज किया, फिर उसका मीनिंग समझा और उसको अंडरस्टैंड किया। तो हम किसी चीज को कैसे समझते हैं, दैट प्रोसेस इज परसेप्शन। रीडिंग, यहाँ से रीड करते हैं, द स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स लीड टू एक्सपीरियंस समथिंग such as flash of light or sound. These elementary experiences are called sensation. They do not provide us with any understanding of stimulus that stimulates the sense organ. For example, it does not inform us about the source of light, sound, or fragrance. To make sense of the raw material by our sensory systems, we process it further. In doing so, we give meaning to the स्टिमुलस बाय लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन एक्सेट्रा। सो ये कहना क्या चाह रहा है कि दिन भर में हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं। कहीं जा रहे हो, कहीं एक लाइट जल रही है, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन उससे ना तुम्हें उसके बारे में नहीं समझ में आता। अगर तुमने कहीं से कोई आवाज़ सुनी तो वो तो सिर्फ कानों ने सुनी है, मीनिंग नहीं समझा उसका कि वो कहाँ से आ रही है, किसकी आवाज़ है, क्या बोल रहा है वो। तो जो समझने वाला प्रोसेस होता है ना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। अब परसेप्शन के हमारे 2 अप्रोचेज होते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बट उससे पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लो। कोई भी स्टिमुलस है, जैसे साउंड, तो उसको सबसे पहले कौन रिसीव करता है? हमारे सेंसरी रिसेप्टर। इन दिस केस साउंड को कौन रिसीव करेगा? ईयर रिसीव करेंगे, है ना। आईज तो रिसीव करेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मेरी आंखों खुली हुई थी मैंने सुन लिया था, नहीं। तो उसके बाद हम उसको अटेंशन देंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, इट इज सेंसेशन। सेंसेशन मतलब उसने तुम्हारे सेंसेस को एक्टिवेट किया है। फिर उसके बाद अटेंशन होगा। अटेंशन में वो चीज़ तुम्हारे CNS मतलब ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में जाके कुछ साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग होगी और तुम उसका मीनिंग समझोगे कि ये साउंड जो है ना, ये तो गाने चलने की है, और ये गाना कौन सा चल रहा है वो तुम्हें समझ आ गया, और कौन सा सिंगर है वो तुम्हें समझ आ गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन। तो ऐसे होता है, फर्स्ट स्टेप इज सेंसेशन, सेकेंड स्टेप इज अटेंशन एंड थर्ड स्टेप इज परसेप्शन। ठीक है, अब देखो टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है। टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं समझ आएगा, यहाँ देखो। टॉप डाउन और बॉटम अप 2 तरीके हैं, 2 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम स्टिमुलसिस को प्रोसेस करते हैं और समझते हैं। बॉटम अप में क्या होता है, हम ना बॉटम से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ के पार्ट से स्टार्ट करते हैं और पार्ट से हम उसके होल को समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझो कि सपोज तुम जा रहे हो रास्ते में और तुम्हारे सामने एक बहुत फरी सी चीज़ आ गई। 4 पैर हैं उसके, 2 कान हैं, और वो ऐसे वाव वाव कर रहा है। तो तुमने देखा अच्छा ये तो बहुत फरी सा एनिमल है कोई, और इसकी आवाज़ ऐसे बार्किंग की साउंड आ रही है, और इसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, मतलब ये डॉग होगा। तो हमने क्या किया, उसके ऑब्वियसली ये चीज़ें ना बहुत क्विकली होती है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होती है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बट हुआ क्या है, तुमने उसके पार्ट्स को ब्रेक किया और फिर उसका मीनिंग निकाला एज अ होल कि इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दिस इज अ डॉग। तो दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। सेम चीज़ होता है जब हम पजल्स को असेंबल करते हैं। पजल्स में क्या होता है, हमारे पास ऐसे पीसीज होते हैं छोटे छोटे, है ना। हम उनको सबको कंबाइन करते हैं और ये पार्ट्स हैं हमारे, और उससे एक बड़ी सी पिक्चर बनती है। तो परसेप्शन में क्या हुआ, पार्ट्स टू होल गया। सो दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग, कि तुमने छोटे पार्ट से शुरू करके उसके बड़े पिक्चर की तरफ मूव किया है। दिस मॉडल ऑफ प्रोसेसिंग स्टार्ट्स विद बेसिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन। बेसिक सेंसरी मतलब आईज, ईयर्स, नोज, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड वो बिल्डअप होते हैं फॉर अ बिगर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिंपलर डिटेल से बिगर अंडरस्टैंडिंग, पीसीस को तुम टुगेदर रख रहे हो फाइनल पिक्चर समझने के लिए।
एग्जाम्पल देखो, इमेजिन सीइंग अ पिक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नोटिस द लाइन्स, कलर, शेप एक्सेट्रा विदाउट नोइंग द फुल सीन. स्लोली योर ब्रेन कंबाइंस दीज डिटेल्स इनटू द कंप्लीट पिक्चर. अब इमेजिन तुम्हारा फ्रेंड है कहीं पे घूमने गया था, ठीक है, तुम वहाँ पे कभी नहीं गए घूमने, उसने तुम्हें वहाँ से आके अपनी पिक्चर्स दिखाई, तो तुमने देखा अच्छा ये जगह ऐसी दिखती है, पीछे एक मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे एक रिवर जा रही है, उधर एक ट्री जा रहा है. फिर ना तुमने उन सारी चीज़ों को ऐड करके उस प्लेस की एक बिगर इमेज बना ली कि मैं जाऊँगा, अगली बार तुम जाओगे तो तुम्हें वो सारी चीज़ें दिखेगी. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स, इट स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट्स, एंड वो पार्ट्स को हम कंबाइन करके उसका होल बना देते हैं. नाउ द सेकेंड अप्रोच इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग. टॉप डाउन में क्या होता है, हमें ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में पता है, प्रायर नॉलेज है, एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम उसके पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं. जैसे तुमने कोई सॉन्ग है, ठीक है, बहुत वायरल सॉन्ग है, तुमने उसको रील्स पे, तुमने उसको शॉर्ट्स पे बहुत सुना है, इधर उधर बजते हुए सुना है, लोगों के रिंगटोन्स में सुना है. अब तुम्हें उस सॉन्ग का बेसिक आइडिया है, तुम्हें उसके हुक पता है, कैच पता है, उसका रिदम पता है, उसका क्या मेलोडी है ये पता है, लेकिन तुम्हें वो सॉन्ग पूरा नहीं पता. तो तुम उसको जब पूरा सुनोगे ना पहली बार, तो तुम्हें उसके बारे में एज अ होल पता है कि ओके दिस इज द सॉन्ग, बस तुम्हें उसका पार्ट्स नहीं पता कि इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, क्या उसमें वर्डिंग्स है, कितना लंबा सॉन्ग है. तो जब तुम उसको पूरा बैठ के सुनोगे तो तुम पार्ट्स तक जाओगे. सो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच कि वी स्टार्ट फ्रॉम प्रायर नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू पार्ट्स. इसका एक और एग्जांपल ये हो जाएगा कि इमेजिन करो कि तुमने कभी रेड फोर्ट विजिट नहीं किया, बट तुमने उसको ना बहुत सारे पिक्चर्स में, मूवीज में, सब में देखा हुआ है, देखा हुआ है. तो क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो दिखता कैसा है, बट तुम्हें ना ऑब्वियसली उतनी डिटेल में नहीं पता होगा जितनी डिटेल में तुम्हें वहां जाने के बाद पता चलेगा. तो वंस यू विजिट तुम देखोगे अच्छा द ब्रिक्स आर एक्चुअली रेड, ये ब्रिक्स जो है ये इतने थिकनेस की है, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे मार्केट भी है, यहाँ पे बहुत सारे विजिट गार्डन्स हैं. तो तुमने क्या किया, उसको होल को पहले परसीव कर लिया था, एंड अब होल से तुम उसका क्या कर रहे हो, पार्ट्स को ब्रेक कर रहे हो. सो द प्रोसेसिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द होल एंड कहाँ जाता है, फिर वो उसके पार्ट्स में जाता है, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, तो दिस मॉडल स्टार्ट्स विद अ प्रायर नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशन टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन. You use what you already know to make the sense of new data, like recognizing a familiar song even if played in a different style. जैसे इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, कई बार उनका स्लो एंड रिवर्ब वर्जन बनता है या पार्टी वर्जन बनता है, तो तुमने ऑलरेडी वो सॉन्ग सुना हुआ है, जब उसका तुम डिफरेंट स्टाइल सुन रहे हो तो भी तुम उसको परसीव कर लोगे. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है जिसमें सेंटेंस जो है ना वो ऐसे कट कट के दिया हुआ है, लेकिन तुम जब इसको रीड करोगे ना तो एज अ होल तुम्हें समझ आ जाएगा, फिर तुम ब्रेक कर दोगे कि ये यू है, ये कैन है, ये रीड होगा, ये दिस होगा, ये सेंटेंस होगा, क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नॉलेज की ऑलरेडी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम गैप्स को फिल इन कर सकते हो, तो तुम एज अ होल से पार्ट्स पे जा रहे हो. सो दैट इज टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, ये दो बेसिक अप्रोचेस थे, इसमें डिफरेंस बहुत आ जाता है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेसिंग. नाउ प्रोसेसिंग, अभी हमने हर चीज़ के फैक्टर्स पढ़े हैं ना, तो परसेप्शन के भी फैक्टर्स हैं. हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो चार चीज़ों पे डिपेंड करता है. हमारा मोटिवेशन क्या है, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारे कल्चरल नॉलेज क्या है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है, आर नीड्स एंड डिजायर्स, मोर ऑन द बायोलॉजिकल साइड. बायोलॉजिकल मतलब तुम्हारी बॉडी की नीड्स होती हैं कुछ, नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर फूड, नीड फॉर वाटर, है ना. जब भी हमारी ये नीड अराइज होती है तो हमारे हमें आसपास उसी नीड से रिलेटेड चीजें दिखती हैं. जब तुम्हें भूख लगी होती है तो तुम्हें हर चीज ना खाने से रिलेटेड दिखेगी. किसी ने कुछ बोला, तुम्हें खाने की चीजें सुनाए, खानों की चीजों के नाम सुनाई देंगे उसमें. कहीं तुम जा रहे हो, तुम्हें खाने की चीजों की स्मेल आएगी, तुम्हें सिर्फ फूड कोर्ट्स दिखेंगे, उन पे नजर जाएगी. तो हमारा जो परसेप्शन होता है, इट इज गाइडेड बाय आवर मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल हंगर. अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दो ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड किया था. एक ग्रुप में जो थे ना वो सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत भूख लगी थी, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था. एंड दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो प्रॉपर अपना लंच वगैरह करके आए हुए थे, उनको भूख नहीं लगी हुई थी. एंड दोनों ग्रुप को सेम सेम पिक्चर्स दिखाई, और वो पिक्चर्स में कुछ भी डिफाइन नहीं था. एक जैसे मॉडर्न आर्ट होता है ना कि
बिल्कुल वेग, एम्बिगुअस, नॉन स्ट्रक्चर्ड शेप्स हैं, कुछ भी बना हुआ है और तुम उसमें ढूंढोगे कि क्या बना हुआ है, तो उस टाइप की पिक्चर थी। अब उसमें जितने लोगों को उस ग्रुप में डाला था जो भूखे थे, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सबको फूड आइटम्स दिखे थे। किसी को बर्गर दिख रहा है, किसी को पिज्जा दिख रहा है, किसी को फ्रूट्स दिख रहे हैं, सबको फूड आइटम्स दिखे हैं। ऑन द अदर हैंड जो लोगों को भूख नहीं लगी हुई थी, जो प्रॉपर लंच वंच करके आए थे, उनको अलग अलग चीजें दिखी थी, खाने के अलावा उनको दूसरी चीजें दिखी थी। सो दैट शोज कि आर परसेप्शन इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय आर बायोलॉजिकल नीड्स, या उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, एंड ये डेफिनेशन हो गई। आई होप मोटिवेशन समझ में आ गया होगा। मोटिवेशन मतलब टू एक्ट आउट टू फुलफिल योर नीड्स। अगर भूख लगी है तो तुम क्या करोगे? खाना खाओगे, दैट इज योर मोटिवेशन। अगर प्यास लगी है तो क्या करोगे? पानी पियोगे, दैट इज योर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मतलब तुम्हारे नीड्स और डिजायर्स क्या होते हैं। देन वी हैव एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या चीज ऑलरेडी पहले से सोच के बैठे हैं कि ये अभी होने वाली है, ठीक है। और इसकी वजह से भी हमारा परसेप्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। इमेजिन करो कि तुमने अभी अभी एक जेप्टो ऑर्डर किया है और तुम 15 मिनट से वेट कर रहे हो और सडनली तुम्हारे घर की डोरबेल बजती है। तो तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली क्या आएगा कि ओके जेप्टो वाला होगा, डिलीवरी वाला होगा, डिलीवरी आई होगी मेरी, ऑल्दो वो कोई और भी हो, लेकिन सिंस वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम डिलीवरी, तो तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली आएगा कि डिलीवरी वाला होगा। या तुम्हारे घर पे सुबह 5 बजे दूध वाला आता है, ठीक है। तो 5 बजे कोई भी बेल बजाए ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि दूध वाला आया होगा। सो एक्सपेक्टेशंस आर एक्सपेक्टेशंस मतलब जो भी हम चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो चीजें हमारे अकॉर्डिंग होने वाली होती है, उससे हमारा परसेप्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट वी माइट परसीव इन अ गिवन सिचुएशन आल्सो इन्फ्लुएंस आर परसेप्शन। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देन इज कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल जो होता है, इट इज़ हाउ वी डील विद आर एनवायरनमेंट। मतलब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। अब देखो दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो ना एक्सटर्नल वर्ल्ड को, हर चीज़ को ऐसे बिग पिक्चर की तरह देखते हैं कि सबको ना ऐड कर करके ग्लोबली हॉलिस्टिकली देखा। और दूसरे लोग जो होते हैं वो हर चीज़ को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करके देखते हैं कि हर चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ को छोटा 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 पार्ट्स में करके देखने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो वर्ल्ड को एज ग्लोबली हॉलिस्टिकली देखते हैं उनको फील्ड डिपेंडेंट पीपल बोलते हैं। और दूसरे वाले जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को ब्रेक करके देखने की कोशिश करते हैं उनको फील्ड इंडिपेंडेंट पीपल बोलते हैं, है ना। और इसके अकॉर्डिंग भी हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। अब इसको इस डायग्राम से समझो। इस डायग्राम में अगर तुम हर अलग शेप को अलग अलग करके देख रहे हो कि इसमें इतने ट्रायंगल्स हैं, इतने स्क्वायर्स हैं, इतने रेक्टेंगल्स हैं, तो तुम्हारा कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है? तुम्हारा कॉग्निटिव स्टाइल है फील्ड इंडिपेंडेंट। और अगर तुम इसको एज अ होल पिक्चर देख रहे हो कि ये एक शेप है, ये एक शेप है, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है, ये कुछ ऐसा सा शेप बना रहा है, सो तुम्हारा कॉग्निटिव स्टाइल कैसा है? फील्ड डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, उतना समझने वाला नहीं है इसमें। इसको लर्न कर लेना कि कॉग्निटिव स्टाइल दो टाइप के होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट। फील्ड डिपेंडेंट मतलब वो वर्ल्ड को एज वन या टोटल देखते हैं, ग्लोबली देखते हैं। एंड फील्ड इंडिपेंडेंट मतलब वो वर्ल्ड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके देखते हैं। एंड द लास्ट इज कल्चरल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंसेस। हम किस कल्चर से आए हैं, किस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा परसेप्शन बहुत ज़्यादा चेंज होता है। और इसमें बहुत सारी ना स्टडीज़ भी हुई है। पहली स्टडी जो हुई थी वो अफ्रीकन सब्जेक्ट्स पे हुई थी। सिंस अफ्रीकन सब्जेक्ट में ना उतना ज़्यादा मतलब अफ्रीकन जो इन्वायरमेंट है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वहाँ पे उतना ज़्यादा लैंडस्केप, उतना ज़्यादा रिच इन पिक्चर्स नहीं है वो एनवायरनमेंट। तो उन लोगों को जब डिफरेंट पिक्चर्स शो करी थी तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, बिकॉज वो उस कल्चर से नहीं आते थे जहाँ पे उन्होंने उतनी ज़्यादा पिक्टोरियल चीज़ें देखी होगी। दूसरा हुआ था एस्किमोज पे। तो एस्किमोज जो होते हैं वो ठंडी जगह पे रहते हैं लोग। तो उनको ना जब पिक्चर्स दिखाई डिफरेंट डिफरेंट स्नोज की, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नो में डिफरेंशिएट कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि फ्रेश स्नो कैसा दिखता है, 2 दिन पुराना स्नो कैसा दिखता है, हैवी स्नोफॉल होती है तो स्नो कैसा दिखता है, लाइट स्नोफॉल होती है तो स्नो कैसा दिखता है, अगर सीजन के स्टार्ट में स्नोइंग हुई है तो कैसा दिखेगा। तो वो डिफरेंट टाइप के स्नो में डिफरेंशिएट कर पाए बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड। एंड सिमिलरली कुछ साइबेरियन रीजन के लोग थे, वो डिफरेंट जो रेनडियर्स होते हैं ना, रेनडियर्स के डिफरेंट स्किन कलर्स में डिफरेंशिएट कर पाए। वाई? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। तो हम किस कल्चर से आते हैं, किस एनवायरमेंट से आते हैं, उस पर भी हमारे परसेप्शन, उसका भी हमारे परसेप्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। नेक्स्ट इज इसका एक और एग्जांपल समझ लो कि जैसे इंडियंस है ना, तो उनको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज के बारे में पता होगा। वाई? बिकॉज वी कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस दैम।
सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ तक हो गया कि परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं. देयर आर 4 फैक्टर्स. फर्स्ट इज मोटिवेशन, सेकंड इज एक्सपेक्टेशंस, थर्ड इज cognitive style, and fourth is cultural background. Now the next topic is principle of perceptual organization. अब इसका पहले बेसिक्स देखो. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि देयर इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जिसको हम जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बोलते हैं, है ना. एंड जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी सेज कि हमारा जो विजुअल फील्ड होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स और पॉइंट्स, लाइंस, कलर्स होते हैं, बट हम उनको एज इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स नहीं परसीव करते. वी कंबाइन देम इनटू कंप्लीट ऑब्जेक्ट और उनको एज कंप्लीट ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं. जैसे बाईसाइकिल है फॉर एग्जांपल, तो हम ये नहीं देखते कि बाईसाइकिल में सैडल है, व्हील है, हैंडल है, बास्केट है, सीट है, अलग अलग चीजें नहीं देखते. हम उसको एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखते हैं कि दिस इज अ बाईसाइकिल. एंड इसी प्रोसेस को, जो हमारा प्रोसेस होता है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स, उसको हम बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन. फॉर्म परसेप्शन मतलब तुमने उसका एक फॉर्म या शेप बना दिया एंड उसको एज अ होल परसीव कर रहे हो. सो ये एनसीईआरटी में तुम्हारी डेफिनेशन होगी, इसको अंडरलाइन कर लेना कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल इज कॉल्ड फॉर्म परसेप्शन. एंड जेस्टॉल कोई इंसान नहीं था, जेस्टॉल का मतलब होता है फॉर्म या फिगर, ठीक है. एंड जेस्टॉल साइकोलॉजी बिलीव करते हैं कि हम डिफरेंट स्टिमुलस को डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं बट एज अ होल परसीव करते हैं. एंड देयर इज अ वेरी फेमस लाइन ऑल्सो इसी फील्ड से रिलेटेड कि होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट. मतलब कोई भी चीज जो है उसके जो पार्ट्स हैं उसको ऐड करके जो होल बनता है, इट हैज ग्रेटर वैल्यूज, इट इज अ बेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है. एंड Gestalt psychology also indicate that our cerebral processes are always oriented towards the perception of good figure or pregnance, and this is the reason why we perceive anything as an organized whole. मतलब Gestalt psychology ये बोलता है कि तुम्हारे आसपास कोई भी चीज़ आए, कोई भी कॉन्सेप्ट आए, कोई भी ऑब्जेक्ट आए, कोई भी स्टिमुलस आए, तो हम जनरली ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारी ये होती है कि हम उसको एज अ फिगर देखते हैं, एज अ कंप्लीट फिगर देखते हैं. उसका सिंपलेस्ट जो भी फॉर्म बन रहा होता है ना, उस फॉर्म में उसको परसीव करते हैं. दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. जैसे कि तुम अगर इस फिगर को देखोगे तो इसमें तुम्हें दो चीजें दिखेंगी. या तो इसमें तुम्हें ये दो फेसेस दिख रहे होंगे, या तो तुम्हें इसके अंदर बीच में एक वेस्ट दिख रहा होगा. तो वो क्या हुआ, हमने ना इनके शेप्स को देखा, इनके लाइन स्ट्रोक्स को देखा और उसके बेसिस पे एक फिगर बना ली एंड देन उसको एज अ फिगर परसीव किया. ये नहीं देखा मैंने कि लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये एक लंबी सी लाइन है, बल्कि उसका एक पूरा फिगर बना के और फिर देखा. व्हेन वी लुक एट सर्फेसेस, certain aspect of surface certainly stands out as separate entity whereas others do not. For example, when we see words on the page or painting on a wall, the birds flying in the sky, the words, the painting, the birds stand out from the background, है ना. And these are formed or perceived as figures while the page, wall and sky remains as the background. तो कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं, कहीं पे तुम कुछ देख रहे हो तो उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो थोड़ा सा ना स्टैंड आउट करेंगे, अलग से दिखेंगे, और कुछ होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं. अगर तुम स्काई में बर्ड्स को उड़ता हुआ देख रहे हो तो बर्ड जो है वो तुम्हारे लिए फिगर है एंड द स्काई इज द बैकग्राउंड. अगर तुम एक पेंटिंग देख रहे हो, है ना, तो वॉल पे लगी हुई पेंटिंग देख रहे हो तो द पेंटिंग इज द फिगर एंड द वॉल इज द बैकग्राउंड. तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे फिगर एंड ग्राउंड यानी बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करते हैं. फिगर जो होता है इट हैज डेफिनेट शेप या फॉर्म. फिगर का एक फिक्स्ड फॉर्म होता है, शेप होता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो फॉर्मलेस होता है, शेपलेस होता है, उसका कोई शेप नहीं होता. फिगर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड बैकग्राउंड इज अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्वियसली. अब इसको तुम टेबल बना के भी लिख सकते हो कि ऐसे टेबल बना दी, इस साइड लिख दिया फिगर और इस साइड लिख दिया ग्राउंड, और फिगर में लिख दिया कि it has definite shape, it is formless, it is organized, it is unorganized, ऐसे लिख दिया. फिगर जो होता है उसका क्लियर कॉन्टोर मतलब आउटलाइन होता है. बैकग्राउंड कॉन्टोरलेस होता है, उसका कोई आउटलाइन नहीं होता. फिगर स्टैंड्स आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड. अब यहाँ देखो, अगर तुम्हें इसके अंदर वेस दिख रहा है ये व्हाइट कलर का, तो ब्लैक वाला जो है ना बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ये बना हुआ है ना, तो वो स्टैंड आउट कर रहा है ना, तो फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड स्टेट्स बिहाइंड. फिगर अपीयर्स मोर क्लियर, लिमिटेड, रिलेटिवली नियर, व्हाइल बैकग्राउंड अपीयर्स अनक्लियर, अनलिमिटेड, फर्दर अवे फ्रॉम अस. मतलब फिगर जो होता है वो छोटा दिखता है, लिमिटेड दिखता है और थोड़ा सा पास दिखता है. बैकग्राउंड जो होता है वो पीछे दिखता है, उतना क्लियर नहीं होता और थोड़ा सा दूर होता है, अनक्लियर
लेयर होता है. सो ये आ जाता है इस पे क्वेश्चन कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन फिगर एंड ग्राउंड. नेक्स्ट आर सम जेस्टॉल प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि चीज़ों को हम किस बेसिस पे ग्रुप में डालते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है जो जो चीज़ें पास पास में होते हैं ना, जिनकी प्रॉक्सिमिटी हाई होती है, डिस्टेंस कम होता है, हम उनको ऑटोमेटिकली ग्रुप कर देते हैं. अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारे डॉट्स हैं जो कि लाइन में अरेंज है, लेकिन हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इनको एक ग्रुप में डालेगा, इनको एक ग्रुप में डालेगा और इनको एक ग्रुप में डालेगा. क्यों? क्योंकि ये आपस में पास पास है. ठीक है, तो दैट इज law of proximity. According to this law, things that are close together seem to appear more related than the things that are spaced apart. दूर दूर वाले अलग दिखते हैं, पास पास वाले रिलेटेड लगते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी का मतलब होता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये बोलता है कि वो चीज़ें जो एक जैसी दिखती हैं, सिमिलर होती हैं, उनको हम ग्रुप कर देते हैं, और वो जो अलग होती हैं उनसे उनको हम दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं. जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ स्क्वायर तुम्हें ये दिख रहा होगा कि एक सर्कल की लाइन है, एक स्क्वायर की लाइन है, एक सर्कल की लाइन है, एक स्क्वायर की लाइन है. वाई? बिकॉज इन सारे सर्कल्स को हमने एक ग्रुप में डाला है, इन सारे स्क्वायर्स को हमने एक ग्रुप में डाला है. सो वी जनरली ग्रुप आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑल्सो. थर्ड इज लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी. लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब जब बिना ब्रेकेज के, बिना स्पेस के कोई चीज़ मूव करती है ना, तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं. अब यहाँ पे कितनी आर्क्स हैं, एक ए है, एक डी है, एक बी है और एक सी है, और वो सारी ज्वाइन हो रही है पी पे. लेकिन हम इसको ऐसे नहीं परसीव कर रहे हैं. मैंने ये नहीं देखा कि ए ऐसे आया, सी ऐसे आया, डी ऐसे आया और बी ऐसे आया. मैंने इसको ऐसे देखा कि एक आर्क है और ये दूसरी आर्क है ना. रुको दोबारा दिखाती हूँ, 1 सेकेंड. देखो, हमारे ब्रेन को क्या लग रहा है कि ये एक आर्क है और ये वाली जो है वो दूसरी आर्क है. सो इफ देर इज नो स्पेस और ब्रेकेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसको एज कॉन्टिन्यूटी, एज कॉन्टिन्यूड स्टिमुलस परसीव करते हैं, उसको कॉन्टिन्यू कर देते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. स्मॉलनेस का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्मॉलर एरियाज जो होते हैं वो फिगर लगते हैं और लार्जर एरियाज जो होते हैं दे अपीयर एज बैकग्राउंड. स्मॉलर एरियाज जो होते हैं दे आर फिगर एंड लार्जर एरियाज आर बैकग्राउंड. अब यहाँ देखो, ये अगर तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में पीछे जो है वो एक वाइट बैकग्राउंड है. तो वाइट बैकग्राउंड है, उसका मतलब क्या है कि तुम्हें एक ऐसे शेप का फिगर दिख रहा होगा एंड उस पे पीछे तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा होगा जिसका कोई फॉर्म नहीं है. तो जो स्मॉल चीज़ें होती हैं उनको हम फिगर मानते हैं और जो लार्ज चीज़ें होती हैं उनको बैकग्राउंड मानते हैं. अभी हमने पीछे भी पढ़ा था. देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, सॉरी सिमेट्री. Principle of symmetry suggests that area tend to be seen as figure against asymmetrical background. अगर कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो इसमें सिमेट्री नहीं है, तो उसके सामने जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, वो फिगर, उसको हम फिगर मान लेते हैं. तो यहाँ पे ये फिगर क्या है? ये दो पीसेस जो खड़े हैं, ये सिमेट्री में है ना, वर्टिकली देखो सिमेट्री में है, तो इसीलिए ये फिगर है एंड द वाइट पार्ट behind it is background. Then we have principle of surroundedness. Principle of surroundedness ये बोलता है कि the area surrounded by others tend to be perceived as figure. मतलब मेरे आसपास जो एरिया सराउंडेड है, मेरे नहीं, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड. हाँ, ये जो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाइट बैकग्राउंड के अंदर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है ऐसे, है ना, ये लिफ्ट लिखा हुआ है. तो इसके अंदर जो एरिया होता है ना, जो सराउंड होता है किसी बड़े एरिया से, तो वो छोटा वाला एरिया जो होता है वो फिगर हो जाता है. तो ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ लिफ्ट है, दैट शुड बी हाईलाइटेड, लेकिन हमें ये ब्लैक वाला पार्ट जो है फिगर दिख रहा है. एंड लास्टली इज क्लोजर. क्लोजर मतलब जो जो चीज़ें पास पास होती है उनको हम ग्रुप में कर देते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग दीज थ्री और लाइंस डिफरेंटली या इंडिपेंडेंटली, हम इसको एज ट्रायंगल परसीव करते हैं. तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर. तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे हमारे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोक्यूलर क्यूज. अब चीज़ों को ना या तो तुम 1 आई से परसीव करते हो या 2 आई से परसीव, बोथ आई से परसीव करते हो. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 3D में, 3 डायमेंशन में 1 आई से परसीव करते हैं, तो दोज आर मोनोक्यूलर क्यूज एंड दे आर कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल. ठीक है, मोनोक्यूलर क्यूज ऑफ डेप्थ परसेप्शन आर इफेक्टिव व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर व्यूज्ड फ्रॉम 1 आई ओनली. अब इस पे एमसीक्यू बन सकता है ना कि the depth perception that are perceived from one eye are known as monocular cues, and these cues are used by artists टू इंक्लूड डेप्थ इनटू 2 डायमेंशनल पेंटिंग. अब जैसे ये पिक्चर देखो,
ये 2D पिक्चर है, लेकिन मुझे इसमें 3D दिख रहा है ना कि ये ट्रीज जो हैं वो डिस्टेंस पे हैं, इधर वाले जो हैं ये पास में हैं, उधर वाले जो हैं वो दूर में है, ये रोड जो है ऐसे आगे जा रहा है, डिस्टेंस पे जा रहा है। तो मैं इस 2D पिक्चर को 3D परसीव कर पा रही हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ दीज मोनोक्यूलर क्यूज। अब इस क्यूज के अंदर हमारे 7 अराउंड आते हैं चीज़ें। फर्स्ट इज रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास की चीज़ें होती है दे आर लार्जर, एंड जो भी दूर चली जाती है ना दे आर स्मॉलर। तो फर्दर अवे वाली चीज़ जो होती है, जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं दे अपीयर स्मॉलर। अब वही चीज़ इसमें हो रही है ना यूज पिक्चर में। ये पास में पेड़ है तो ये बड़ा दिख रहा है, वो दूर में पेड़ है तो वो छोटा दिख रहा है। अब इसको आर्टिस्ट यूज करेंगे तो पिक्चर 3D लगेगी। नेक्स्ट इज इंटरपोजिशनिंग और ओवरलैपिंग। बहुत ना कॉमन सी चीज़ है, इसमें तुम्हें इतना दिमाग लगाना भी नहीं पड़ेगा। इंटरपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक के पीछे एक चीज़ कोई खड़ी होती है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं और ये क्या बन गया, अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं और जस्ट इसके आगे दूसरा हाथ ऐसे रख दूं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे ना। तो ओवरलैपिंग हो गया कि जब एक के पीछे एक चीज़ प्रेजेंट होती है तो वो दूसरे को कवर कर लेती है। नेक्स्ट इज लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव क्या होता है? द फिनोमेना बाय विच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपेयर क्लोजर टुगेदर। मतलब दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पास पास लगते हैं। अब यहाँ देखो, दो ट्रीज के बीच तुम्हें डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दो ट्रीज के बीच तुम्हें डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। वाई? जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें परसीव नहीं होता। ठीक है। सेम यहाँ देखो, रोड में डिस्टेंस ज़्यादा है और दूर चला गया रोड तो उसके बीच डिस्टेंस कम है। सो जैसे जैसे चीज़ें दूर जाती जाती है वैसे वैसे उनके बीच का डिस्टेंस हमें कम होता हुआ दिखता जाता है। नेक्स्ट इज एरियल पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि जब हम चीज़ों को एयर व्यू के फॉर्म में देखते हैं, है ना, ड्रोन व्यू या एरियल व्यू में देखते हैं, बर्ड आई व्यू में देखते हैं। तो अब तुम्हें पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, डस्ट, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि दूर के चीज़ों को ब्लरी या फिर हेजी दिखाती है। इसी पर्सपेक्टिव को हम एरियल पर्सपेक्टिव बोलते हैं। जैसे माउंटेन है, अगर तुम दूर से देखोगे तो वो स्लाइटली ब्लू दिखेगा क्योंकि वो स्काई की लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो अपने एक्चुअल कलर में नहीं दिखेगा। या फिर तुम किसी ड्रोन व्यू में ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो वो तुम्हें एक्चुअल व्यू में एक्चुअल पास उतना पास नहीं दिखेंगे, उतने क्लियरली नहीं दिखेंगे, बिकॉज एयर जो है वो उनको मास्क कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड मतलब कई बार ना हम चीज़ों को दूर दिखाने के लिए, छुपा हुआ दिखाने के लिए उसको क्या कर देते हैं, लाइट या डार्क दिखाते हैं। तो लाइटिंग एंड शेडिंग इज अनदर मोनोक्यूलर क्यूज जो हमारा आर्टिस्ट हमें यूज करके दिखाता है। देन रिलेटिव हाइट। रिलेटिव हाइट मतलब पास की चीजें लंबी दिखेगी, दूर की चीजें छोटी दिखेगी। ऑल्दो इस बाउंड्री की हाइट सेम ही होगी थ्रू आउट, लेकिन सिंस ये मेरे पास में है तो ये लंबा दिखेगा और ये मेरे दूर में है तो ये छोटा दिखेगा। टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट देखो, यहाँ पे जो टेक्सचर तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है क्या वो टेक्सचर? नहीं दिख रहा उतनी क्लियरली, बिकॉज आईज, हमारी आईज पास की चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाती है और जैसे जैसे दूर चले जाते हैं ना उनकी डेंसिटी, उनकी क्लैरिटी कम हो जाती है। तो इसको भी हम यूज़ करते हैं पिक्चर्स में टू शो द डिस्टेंस और 3D फॉर्म में शो करने के लिए। एंड मोशन पैरालैक्सिस मूवमेंट। अब तुमने देखा होगा कई बार तुमने ट्रेन से या बस से या गाड़ी से ट्रैवल किया होगा, तो जो तुम्हारे दोनों साइड रोड के पेड़ होते हैं, है ना, जो पास वाले पेड़ होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं और दूर वाले जो पेड़ होते हैं वो कम स्पीड से मूव करते हैं। वाई? बिकॉज मोशन पैरालैक्स का फिनोमेना वहाँ पे फॉलो होता है। तो ये हमारे कितने हो गए? 4 और ये 4, 8 तुम्हारे मोलिकुलर क्यूज हैं जो किसी भी 2D इमेज को 3D बनाने में हेल्प करते हैं, यूज होते हैं। देन वी हैव बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर क्यूज जो होते हैं ना दे आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर। मोनोक्यूलर क्यूज कौन से थे? साइकोलॉजिकल इन नेचर थे। एंड बाइनोक्यूलर क्यूज आर फिजियोलॉजिकल इन नेचर। इसको हम तब यूज करते हैं जब दोनों आईज से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है रेटिनल डिस्पैरिटी, सेकंड आता है कन्वर्जेंस एंड थर्ड आता है अकोमोडेशन। रेटिनल डिस्पैरिटी क्या होता है? मेरी जो दो आंखें हैं, है ना, उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ना। कितना डिस्टेंस होता है? 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसकी वजह से अगर मैं लेफ्ट आई से देखूँ चीज़ तो मुझे अलग जगह पे दिखेगी, राइट आई से देखूँ तो मुझे वो चीज़ अलग जगह पे दिखेगी। तो ऐसे करना, अपनी आंखों के सामने अपनी फिंगर रखना और पहले अपनी राइट आई से देखना, फिर अपनी लेफ्ट आई से देखना, वो ना मूव करती हुई दिखेगी तुम्हें बिकॉज ऑफ रेटिनल डिस्पैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब जैसे ही हम ना दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारी आईज सीधे देख रही होती है, वो चीज़ हमारे पास आती जाती है ना तो हमारी आईज ऐसे देखती है उस चीज़ को। तो आईज जो होती है ना इनवर्ट टर्न हो जाती है, जो आई बॉल्स होती है ना तुम्हारी वो अंदर की तरफ टर्न हो जाती है, एंड इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, बिकॉज आई कन्वर्ज एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर। एंड देन वी हैव अकोमोडेशन। अकोमोडेशन तुमने 10th में पढ़ा था कि हमारे आईज का फोकल लेंथ चेंज होता है बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पास आ जाता है तो आई लेंस थिक हो जाता
जाता है और उसका फोकल लेंथ अलग हो जाता है। जब दूर जाता है तो आई लेंस थिन हो जाता है ना, उसका फोकल लेंथ अलग चला जाता है। ठीक है, ये हटा दो। नेक्स्ट है हमारा परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होता है? इट इज द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एज रिलेटिवली स्टेबल डिस्पाइट चेंज इन स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर। मतलब इमेजिन करो तुम एक टेबल देख रहे हो, टेबल को तुम लाइट ऑन करके देखो, ऑफ करके देखो, सो परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज साइज कॉन्स्टेंसी, सेकेंड इज शेप कॉन्स्टेंसी एंड थर्ड इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसीज। अब कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन यू आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, वो सेम ही दिखे, है ना। साइज कॉन्स्टेंसी में क्या होगा कि तुम उसको किसी भी डिस्टेंस से देख रहे हो, उसका साइज तुम्हें सेम ही लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि the size of the image on a retina changes with the change in distance of the object from the eye. The further away it is, the smaller the image. But our experience of the or perception of the object remains the same. For example, तुम्हारा friend है, वो काफी दूर से आता हुआ तुम्हें दिख रहा है। Obviously अगर वो दूर है तो उसका साइज तुम्हें छोटा दिख रहा होगा, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड छोटा हो गया और वो जैसे जैसे पास आ रहा है वो बड़ा हो गया। नहीं ना, द टेंडेंसी फॉर द perceived size of the object remains unchanged विद द चेंजेस इन द डिस्टेंस, है ना, कि चेंज कितने डिस्टेंस में कितना भी चेंज हो जाए, उस ऑब्जेक्ट की साइज में हमारा जो परसेप्शन है उस ऑब्जेक्ट की साइज को लेके वो कोई डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही रहेगा। देन वी हैव शेप कॉन्स्टेंसी। शेप कॉन्स्टेंसी मतलब रिगार्डलेस ऑफ द एंगल वी आर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, उसका शेप हमें सेम ही समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट है, डाइनिंग प्लेट को अगर मैं ऐसे देख रही हूँ सामने से तो वो मुझे गोल दिखेगी, अगर मैं थोड़े से एंगल पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसी दिखेगी, और अगर मैं बिल्कुल ही सामने रख के देख रही हूँ एज से तो बिल्कुल मुझे एक थिन लाइन की तरह दिखेगी। बट तीनों केसेस में मेरे माइंड को तो पता है ना कि इट इज अ प्लेट, तो उसका फॉर्म तो सेम रहा, इसलिए इसको हम फॉर्म कॉन्स्टेंसी भी बोलते हैं, और हमारा माइंड उसको सेम शेप का परसीव करता है, तो दैट इज शेप कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट में डिफरेंट नहीं लगते हमें, वो उनका फॉर्म परसेप्शन, उनका ब्राइटनेस, उनका अपीयरेंस सेम ही लगता है। एग्जाम्पल, तुम एक पेपर को ब्राइट सनलाइट में देख रहे हो और उसी पेपर को एक रूम में देख रहे हो जहाँ पे उतनी लाइट नहीं है, स्टिल वो पेपर पेपर ही है, तुम्हें उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगा। सो दैट इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो ये थ्री टाइप के परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी होते हैं, साइज कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। सिंपल सी चीज है कि तुम कितने भी डिस्टेंस से देखो साइज सेम लगेगा, किसी भी एंगल से देखो उसका शेप सेम लगेगा, और
किसी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट में देखो, उसकी ब्राइटनेस, उसका इल्यूमिनेशन सेम रहेगा। तो द टेंडेंसी टू मेंटेन एन अपरेंट ब्राइटनेस कांस्टेंट अंडर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड ब्राइटनेस कांस्टेंसी। इसमें डेफिनेशन भी है, एग्जाम्पल भी है, इसको रीड कर लेना। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इल्यूजन। इल्यूजन के बारे में तुम सबने सुना होगा, बट अभी इल्यूजन की डेफिनेशन देखो। इल्यूजन क्या होता है? इट इज द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल स्टिमुलस दैट कॉजेज फॉल्स परसेप्शन। मतलब कोई भी स्टिमुलस जिसको हम मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से समझते हैं और उसकी वजह से हम उसका गलत मीनिंग बना लेते हैं, दैट इज इल्यूजन। एनसीईआरटी में तुम्हारे इसका एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस बिकॉज ऑफ मिस परसेप्शन इज नोन एज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, द मिस परसेप्शन ऑफ एन स्टिमुलस बिकॉज ऑफ इट्स मिस इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विजुअल इल्यूजन होता है, ऑडिटरी इल्यूजन होता है, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन होता है। यहाँ पे तुम्हें दो एग्जांपल्स दिख रहे हैं। पहला वाला जो ये है, ये क्लासिक हमारा हेलुसिनेशन वगैरह इंड्यूस करने में यूज होता है। तो मैंने ये सर्कल्स मूव करते हुए दिख रहे होंगे, है ना? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मूव कर रहा है, लेकिन ये कर तो नहीं रहा, इट इज अ स्टेशनरी पिक्चर। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ विजुअल इल्यूजन है। अब इसके अंदर अगर तुम इस साइड से देखो तो तुम्हें डक दिखेगी, इस साइड से देखो तो तुम्हें रैबिट दिखेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ विजुअल इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ इल्यूजन में तुम्हें ऑडिटरी और विजुअल वो तो नहीं पढ़ना, मतलब उसके टाइप्स नहीं पढ़ने, लेकिन ज्योमेट्रिकल के ना दो टाइप्स हैं। एक है मुलर लेयर इल्यूजन और एक ये है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। मुलर लेयर इल्यूजन में ना ये जो दो लाइंस है, दोनों है सेम साइज की, सेम लेंथ की, लेकिन दिस लाइन्स अपीयर्स टू बी शॉर्टर देन दिस लाइन। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके एज है ये आउटवर्ड्स है, और आउटवर्ड्स एज ना उसको एक ओपन फॉर्म देते हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग लगती है। एंड ये जो है वो हमारे इनवर्ड्स हैं, और इनवर्ड एज जो होते हैं वो हमें क्लोज फॉर्म देते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट लगते हैं। तो इसको मुलर लेयर इल्यूजन बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी होता है फर्स्ट ईयर में, स्कूल में नहीं, ग्रेजुएशन में। सो ये एक फॉर्म ऑफ इल्यूजन हो गया। और दूसरा इल्यूजन है हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम इस लाइन को मेजर करो और इस लाइन को मेजर करो, दोनों का साइज जो है इट इज सेम, बट जो हमारी जो खड़ी वाली लाइन है ना, जो वर्टिकल लाइन है, वो तुम्हें हॉरिजॉन्टल वाले से ज़्यादा लंबी लगेगी देखने में, बिकॉज ऑफ इल्यूजन, क्योंकि हमारा माइंड उसको मिस परसीव करता है, उसमें लेंथ ऐड हो जाती है, इसीलिए ये वर्टिकल लंबी लगती है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टाइलिंग। स्टाइलिंग में कैसे जनरली बोलते हैं ना कि जिनकी हाइट छोटी होती है, इफ़ दे वॉन्ट टू अपीयर टॉल, तो उनको ना वर्टिकल स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनने चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाले नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाले उनकी लेंथ को कट डाउन कर देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स वाले उनकी लेंथ को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए वर्टिकल मेक्स देम लुक टॉलर। तो ये दो इल्यूजन है जिनके एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में लिखे हुए हैं, और ये किस में आते हैं? ये आते हैं ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में, बिकॉज दोनों में लाइन्स एंड शेप्स का इंक्लूजन है। एंड द लास्ट इज पाई फिनोमेना, जो कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ शो करता है, और ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है। इसमें मैक्स वर्देनहेमर ने काम किया था। ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे भी नहीं आते। अब चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। चैप्टर में हमने सेंसेशन पढ़ा था, अटेंशन पढ़ा था और परसेप्शन पढ़ा था। एक बार रिकैप करो। सेंसेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग फिजिकल स्टिमुलस फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास एनवायरमेंट्स में स्टिमुलस है, उसको डिटेक्ट करने के प्रोसेस को सेंसेशन बोलते हैं। अटेंशन क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू विच सेलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन स्पेसिफिक स्टिमुलस वाइल इग्नोरिंग अदर। मतलब बहुत सारे स्टिमुलसेस में से एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, वाइल इग्नोरिंग द अदर इज अटेंशन। एंड परसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। तुम बहुत सारे स्टिमुलसेस में से जिस भी स्टिमुलस को सेलेक्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करके, इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग निकाल रहे हो, वो हो गया परसेप्शन। तो सेंसेशन में रिसीविंग या डिटेक्टिंग स्टिमुलस, अटेंशन में कौन से स्टिमुलस पे तुम्हें ध्यान देना है उसको चूज करना, एंड परसेप्शन में उसको समझना। सेंसेशन में हमारा सेंसरी ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अटेंशन में क्या होता है? मेंटल रिसोर्सेज हम गैदर करते हैं, और परसेप्शन में क्या होता है? हम उसका कोहेरेंट मीनिंग बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसको। इसमें रॉ डेटा मिलता है, इसमें हम उसको फिल्टर करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? सेंसेशन का एग्जांपल होगा फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन। तुम्हारा सन से जो लाइट निकलती है, जो रेडिएशंस निकलती है, उसकी जो वार्म
होती है, उसकी जो गर्माहट होती है, वो कौन रिसीव करता है? हमारा स्किन रिसीव करता है ना। तो ये सेंसेशन का एग्जाम्पल हो गया। अटेंशन का एग्जाम्पल क्या होगा? फोकसिंग ऑन टीचर्स वॉइस इन अ नॉइजी क्लासरूम। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, स्टिल यू चूज टू फोकस ऑन टीचर्स वॉइस। तो तुम उन सारे ऑडिटरी स्टिमुलस में से टीचर के वॉइस के स्टिमुलस पे फोकस कर रहे हो, चूज कर रहे हो उसको, तो दैट इज अटेंशन। एंड परसेप्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइजिंग दैट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू इज अ ट्री बेस्ड ऑन इट शेप, कलर एंड टेक्सचर। तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें ट्री तो चलो सबको पता है, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें एक डिफरेंट सा प्लांट दिखा, तुमने देखा उसके शेप, ट्रीज के लीव्स का शेप क्या है, उसका साइज क्या है, और उसके बेसिस पे तुमने रिकॉग्नाइज किया कि ये कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, मैंगो का पेड़ है, जिस भी चीज का पेड़ है। तो वो हो गया परसेप्शन, मीनिंग बनाया तुमने उसका, है ना, मीनिंग निकाला। सेंसेशन जो होता है इनिशियल स्टेज पे होता है, अटेंशन इंटरमीडिएट स्टेज पे होता है, एंड परसेप्शन फाइनल स्टेज होता है। तो ये इसी ऑर्डर में मूव करता है, सेंसेशन के बाद अटेंशन, अटेंशन के बाद परसेप्शन। सेंसेशन अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑब्वियसली। तुम ऐसा थोड़ी होता है कि तुम किसी चीज को देखोगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ओ आई नीड टू एक्टिवेट माई आईज, मुझे देखना है उसको, नहीं ना, वो अपने आप होता है। तुम्हारे आसपास इतनी सारी चीजें होती है और तुम उसको रिसीव करते जाते हो, लेकिन उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हो। अटेंशन ऑन द अदर एंड रिक्वायर्स कॉन्शियस सिलेक्शन, कि तुम्हें कॉन्शियसली चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड परसेप्शन में भी कॉन्शियस अवेयरनेस चाहिए। सो ये दोनों चीज़ों में कॉन्शियस चाहिए, ये अनकॉन्शियसली होता है। ये डिफरेंस था। नाउ कुछ क्वेश्चन चाहिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इनको रीड कर लेना। फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स क्या थे? फंक्शनल लिमिटेशन, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एएल, एंड डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड डीएल। डिफाइन अटेंशन, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग और सेलेक्टिंग वन स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थे? कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड इन सर्च, है ना, और फोकस और फ्रिंज होता है इसका। स्टेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? दो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इज रिलेटेड टू स्टिमुलस, इंटरनल इज रिलेटेड टू द person, individual. How does selective attention differ from sustained attention? Selective attention deals with the selection of stimulus, and sustained attention deals with focusing the attention for a longer duration of time. What is the main proposition of Gestalt psychology with respect to perception of visual field? So Gestalt psychology postulates that we perceive things or stimuluses in the form of whole, or we organize the parts to form a meaningful whole. उसको हम individually perceive नहीं करते, एक meaningful whole में perceive करते हैं. How does perception take place? Perception कैसे होता है? तो हम पहले sensory information receive करते हैं, उस पर attend करते हैं, then उसका meaningful meaning निकालते हैं, meaning बनाते हैं, meaningful आइडेंटिटी बनाते हैं, तो ऐसे परसेप्शन हमारा होता है। मोनोक्यूलर क्यूज क्या होते हैं? जब हम वन आई से देखते हैं। बाइनोक्यूलर क्यूज क्या होते हैं? जब हम टू आई से देखते हैं। इल्यूजन क्यों होता है? ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या स्टिमुलस। हाउ डू सोशल कल्चर फैक्टर इन्फ्लुएंस परसेप्शन? तो ये आ जाएगा, तुम जिस कल्चर में रहते हो, तुमने वहाँ क्या क्या चीज़ें की है, उसके बेसिस पे हमारा परसेप्शन डिसाइड होता है। इसमें 3 एग्जांपल्स थे। अफ्रीकन पीपल जो होते हैं वो चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पिक्टोरियल क्यूज इन देयर एनवायरनमेंट। एस्किमोज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नोज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड जो साइबेरियन कम्युनिटी होती है, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनडियर। सो दीज वर द रिव्यू क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर में? सो अगर स्टार्टिंग से देखो ना, तो तुम्हारा सेंसेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे एमसीक्यू आए हुए हैं कई बार कि कितने सेंस ऑर्गन चाहिए होते हैं और कितने डिफरेंट स्टिमुलसेस को हम रिसीव करते हैं। एएलडीएल इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एएलडीएल के बाद तुम्हारा अटेंशनल प्रोसेसेस में स्पेसिफिकली सेलेक्टिव अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव अटेंशन में सारी चीज़ें, फैक्टर्स क्या होते हैं, थियरीज तीनों जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा परसेप्चुअल प्रोसेसेस में बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। परसेप्शन के फैक्टर्स, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चारों, मोटिवेशन, कॉग्निटिव स्टाइल, कल्चर एंड एक्सपेक्टेशंस। देन दिस रूबिन्स वेस एंड द डिफरेंस बिटवीन फिगर एंड ग्राउंड, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मोनोक्यूलर क्यूज इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज पे, एंड इल्यूजन में इन एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। मेक श्योर यू रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। ये वीडियो देख लो, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी वो आंसर कर सकूँ। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाफ ईयरली में तुम्हारे आई थिंक मोस्ट स्कूल्स में चैप्टर 1 to 4 ही आ रहे होंगे। चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 1 और 2 रह गया, उसको भी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। टिल देन
बाय बाय।